जाना किस्त नंबर 18। आजकल हम लाइबा खान, तो मेरे प्यारे रीडर्स हाजिर हूँ आप एक और एपिसोड के साथ लम्हे जाना की। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पीडीएफ में ही आपको डाउनलोड कर रही हूँ। स्टोरी फॉर्म में नहीं बना पा रही हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको स्टोरी फॉर्म में जो है वो अपलोड करूँगी एपिसोड। जल्दी करो, चलो जल्दी करो लड़कियों, देर हो रही है। लाला चले जाएंगे, फिर हमें वो वापस लेकर नहीं आएंगे। जल्दी करो, अगर लाला भी चले गए तो शॉपिंग करने का चांस आज मिस हो जाएगा। सरिश खानजादी नीचे लाउंज में खड़ी आवाज़ लगाते हुए सारी लड़कियों को मुखातिब कर रही थी। जरम इन सबको अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जा रहा था क्योंकि उसे भी काम पर जाना था। उर्जिला भी कब से सोफे पर बैठी अनाया और मोहजिला का इंतजार कर रही थी, जो ऊपर से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी मजीद ओर्जला कुछ कह पाती जरीश से कि ओर्जला को हुदा की कॉल आई। इसने जैसे ही पिक करके कान से लगाई तो वहाँ दूसरी तरफ से हुदा की बुखलाई हुई आवाज़ ओर्जला को सुनाई दी, जो कह रही थी कि यार एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग अरेंज की है, तुम ऑनलाइन अटेंड कर लोगी प्लीज़। यार हुदा की बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कहा भी था कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो शादी है, तो अभी इतनी मसरूफियत में टाइम कैसे निकाल सकती हूँ? अभी तो सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, साथ मैं भी जा रही हूँ, और तुम मीटिंग का कह रही हो? अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं तो कैंसिल कर लो। ओरला ने उसे नरमी से बात का हल बताया। यार वही तो कह रही हूँ, अगर इम्पॉर्टेंट ना होती तो मैं खुद भी तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करती। इससे कंपनी का काफ़ी लॉस हो सकता है, तो प्लीज़ ऑनलाइन ही 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी, अटेंड कर लो। उधर उसे दोबारा से इंसिस्ट किया तो उर्जिला को माननी ही पड़ी। अब वो क्या करती है कि अचानक से ही ऐसी सिचुएशन बीच में आ गई। शॉपिंग वो फिर बाद में ऑनलाइन भी तो कर सकती थी, यही सोचकर वो उठी थी। दरिशार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, तो मुझे अटेंड करनी होगी। ऐसा करो, तुम सब लोग चले जाओ, मैं फिर बाद में ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी। अभी 1 घंटा लग जाएगा, फिर तुम लोगों को भी शॉपिंग बीच में रुक जाएगी, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं फिर बाद में कुछ कर लूँगी। दरिश को जल्दी जल्दी से बताते उर्जिला ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई, क्योंकि हुदा ने कहा था कि अगले 5 मिनट के अंदर डीलर ऑनलाइन आने वाले हैं। यार ओर्जिला, ये क्या बात हुई? बस भी कर दो मीटिंग को। अब तुम बिजनेस वूमेन हो, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन अब इतनी भी क्या मसरूफियत कि तुम शॉपिंग वाले दिन भी अपनी मसरूफियत को दूर नहीं हटा रही। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मीटिंग बीच में ऐसे आ जाएगी। मैं तो अपनी सारी मसरूफियत को ख़त्म करके ही तुम लोगों के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, लेकिन अब क्या करूँ, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट और अर्जेंटली आ गई है, वरना मैं बिल्कुल भी मीटिंग अटेंड नहीं करती, कैंसिल कर देती। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, मैं अपनी शॉपिंग का कुछ कर लूँगी, तुम लोग जाओ और जल्दी से शॉपिंग करके आ जाओ। और हाँ, मेरा ये क्रेडिट कार्ड रख लो, मौजिला को दे देना, ठीक है? औजला ने अपने कमरे के दरवाजे पर पहुँच चीखते हुए जरिश से कहा था, और साथ ही इसकी तरफ उछालते हुए अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया था, ताकि वो मौजिला को दे सके और वो आराम से शॉपिंग भी कर सके। जरिश तो मुँह बनाकर इसका कार्ड ले चुकी थी। जल्दी चलो, लाला बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार करें। जरीफ दोबारा से मुंह खोलकर अनाया और मोहजिला को चीख कर पुकारने ही वाली थी कि इन दोनों को सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर कहा, और साथ ही दोनों को अपने पीछे आने का इशारा भी कर दिया था। और तीनों पोर्च की तरफ बढ़ते गाड़ी में बैठते, और साथ ही जरा उन्हें इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाने के लिए अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ा चुका था। यार खुदा हद करती हो तुम भी, तुम्हें पहले ठीक से पता लगा लेना चाहिए था कि इन लोगों ने मीटिंग करनी भी है या नहीं। अब देखो, मैं पिछले 10 मिनटों से ऑनलाइन आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक वो लोग ऑनलाइन ही नहीं है। इसका मतलब इन लोगों ने मीटिंग करनी ही नहीं है। तुम दोबारा फ़ोन करके पूछो उन्हें कि मीटिंग करनी है या नहीं। और लसक झुंझलाई हुई थी, एक तो वो शॉपिंग करने से रह गई और दूसरा मीटिंग भी नहीं हो रही थी। हुदा को फ़ोन पर अच्छा खासा डांट के वो इंतज़ार कर रही थी कि वो कहे कि मीटिंग करनी है इन लोगों ने या नहीं। तकरीबन 5 मिनट ओर्जिला ने इंतज़ार किया। इसके बाद दोबारा से हुदा की कॉल आई। पिक करते इसने कान के साथ लगाया और कहा कि कहो कि मीटिंग करनी है या नहीं इन लोगों ने। दूसरी तरफ हुदा ने कहा कि नहीं यार, वो लोग मज़ीद टाइम मांग रहे हैं, अभी वो लोग किसी और मीटिंग की तरफ मुतवज्जह हो गए हैं, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि हम कल मीटिंग करेंगे। हुदा ने जल्दी से ओर्जिला को सारी बात बताई। हद होती है, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारी मसरूफियात नहीं होती जो अपना कीमती टाइम निकाल कर इन लोगों को दें, और फिर ये लोग कल पर मीटिंग रख लें? तुम ऐसा करो कि मीटिंग को कैंसिल कर दो, बल्कि इनसे वो डील ही कैंसिल कर दो, और इनसे कहो कि हमें अपनी कंपनी के लिए आप जैसे डीलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें वक्त एहसास ही ना हो। ओल्ला ने कहा, और साथ ही कॉल कट कर दी। उसे सख्त गुस्सा आया हुआ था। अगर मीटिंग आज की ही थी तो इन लोगों ने आज ही डील करना था, तो फिर वो कैसे किसी दूसरी कंपनी की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं? खैर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी तो फ़िलहाल वो अपनी शॉपिंग के लिए टेंशन में पड़ गई थी।
अपने बालों का रफली सा जूड़ा बनाते उन्हें कैद किया और साथ ही दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने सर पर जमाते वो आरिश के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब सवाए आरिश के उसे शॉपिंग पर जाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब सिर्फ आरिश ही इसे शॉपिंग पर ले जा सकता था, वरना जरीश लोग तो जा चुके थे। आरिश खानजादा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए इसने अंदर आने की इजाज़त चाहिए और अगले ही पल इजाज़त मिल भी गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर झुका तेज़ी से टाइपिंग करने में मसरूफ़ था। जी कहें क्या बात है, आरिश खानजादा ने लैपटॉप पर झुके ही कहा। उसे लगा कि कोई मुलाजमा होगी, किसी का कोई पैगाम देने आई होगी, इसीलिए उसने लैपटॉप से सर उठाकर देखा ही नहीं था। लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो इसने लैपटॉप से सर उठाकर सामने वाले की तरफ देखा तो वहाँ ओरजिला को देखकर वो चौंक गया था। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ओरजिला इसके कमरे में आएगी और वो भी इस तरह अचानक से। आओ बैठो, वहाँ क्यों खड़ी हो? आरिश खानजादा ने जल्दी से होश में आते ओरजिला को अपने पास सोफे पर बैठने के लिए बुलाया था। ओरजिला भी झिझकते हुए सोफे पर जाकर इसके पास बैठ गई थी। अब आरिश खानजादा मोहब्बत भरी नरम निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। ओरजिला खानजादी पजल हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे शुरू करे। वो सब लोग शॉपिंग पर चले गए, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी तो इस वजह से मैं सब लोगों के साथ नहीं गई। लेकिन वो मीटिंग अब कैंसिल भी हो गई है और सब लोग शॉपिंग पर चले भी गए हैं। तो क्या आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं? ओरजिला ने झिझकते हुए सारी बात आरिश खानजादे के गोश गुजार उतारी थी और अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते वो बेहद नर्वस नजर आ रही थी। आरिश खानजादा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि आया जो वो सुन रहा है वो सही सुन रहा है या फिर गलत। इसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सामने बैठी इसको अपने साथ चलने के लिए बोल रही है। आरिश खानजादा का दिल तो मानो खुशी से झूम उठा था। जल्दी से हाँ में सर हिलाते उसे जैसे अपनी तरफ से आगाह करना चाहा था कि वो उसे ज़रूर साथ लेकर जाएगा। लेकिन लब तो जैसे आरिश खानजादा के कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ओरजिला के सामने इसीलिए जल्दी से हाँ में सर हिलाया था कि कहीं वो ऐसा ना समझ बैठे कि वो अपने काम में मसरूफ़ इसको शॉपिंग पर लेकर नहीं जाना चाहता। वो तो अपना दिलो जान इस लड़की पर वार देना चाहता था जो इश्क था। शॉपिंग बहुत छोटी सी बात थी। ओरजिला ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते शुक्र अदा किया था कि वो मान गया था उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए, वरना उसे तो पक्का ही लगा था कि उसे ऑनलाइन ड्रेसेस पर ही काम चलाना पड़ेगा और वो सही आती या गलत उसे फिर बाद में चेंज भी नहीं करवा सकते थे। फिर साइज़ का मसला भी आ जाता था। इसीलिए उसने खुद जाकर ऑफलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा बेहतर समझी थी। शादी के इवेंट पर इतना बड़ा रिस्क ऑनलाइन शॉपिंग करके वो नहीं ले सकती थी। ओके, मैं बस अभी के अभी अपनी चादर लेकर आती हूँ, ओरजिला ने कहा और भाग कर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। तो आरिश खानजादा भी मुस्कुरा कर उठा, अपनी गाड़ी की चाबी, वॉलेट और कीमती फ़ोन उठाकर वो पोर्च की तरफ चल पड़ा था। अब इसकी बीवी ने पहली बार निकाह के बाद इससे फरमाइश की थी तो वो अगर पूरा ना करता तो भला कौन करता। हारिश खानजादा का दिल इस वक्त खुशी से नाचने का कर रहा था। ओरजिला खानजादी भी जल्दी से पोर्च की तरफ गई और आरिश खानजादा ने उसे गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद की तरफ शॉपिंग के लिए रवाना कर दिया। रात के तकरीबन 10 बजे वो जब सब यंग जनरेशन हवेली के अंदर दाखिल हुए थे। हवेली इस वक्त पूरी अंधेरों में घिरी हुई थी। हवेली के सारे मकीन इस वक्त अपने अपने कमरे में ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे और वो लोग इस वक्त इस्लामाबाद से सवात हवेली पहुंचे थे। इस्लामाबाद शॉपिंग मॉल पर पहुंचते ही जरीश लोगों ने ओरजिला को भी आरिश के साथ शॉपिंग करते हुए देखा तो ओरजिला भी इनके पास ही चली आई थी। और अब सब शॉपिंग कंप्लीट करके वो लड़कियां इस वक्त तक ही थकी हारी लाउंज के सोफे पर गिर पड़ी थी। हारिश खानजादा और जरम खानजादा भी फुल बोर हो रहे थे एंड लड़कियों की शॉपिंग और नाना और मैचिंग में इन लोगों ने पूरा दिन लगा दिया था। और वो दोनों भी इस वक्त बुरी तरह से थके नजर आ रहे थे। लेकिन आरिश खानजादा ने अपने चेहरे पर थकन के आसार को बिल्कुल वाज़ेह होने ना दिया था कि कहीं इसकी ओरजिला को ऐसा ना लगे कि वो इसकी वजह से थक गया है और वो शर्मिंदा फील करे। थोड़ी सी देर लाउंज में बैठने के बाद सारी ही लड़कियां अब अपने अपने कमरों की तरफ चली गई थी। इरादा सबको अपनी शॉपिंग दिखाने का सुबह ही किए हुए था क्योंकि इस वक्त वो लोग बुरी तरह से थकी हुई थी और फिर ऊपर से शाम में मेहंदी का फंक्शन भी था। इसीलिए वो लोग भी इस वक्त फुल नींद लेना चाहती थी ताकि कल वो फ्रेश दिखाई दे सके। सभी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ चुके थे तो जरम और आरिश भी चले गए थे अपने कमरे में सोने के लिए। सुबह फजर की अजान होते ही पूरी खानजादा हवेली रोशनी में नहा गई थी। एक नई सुबह और नई खुशियों का आगाज़ लाने वाली थी और वो ला भी चुकी थी। आज अनाया और मलियार की मेहंदी का फंक्शन था तो सब लोग सुबह ही सवेरे उठे तैयारियों में जुट गए थे। मुलाजिम भी इधर उधर भाग दौड़ में मसरूफ़ थे।
तो बड़े भी मुलाजमों को काम बताने के साथ साथ खुद भी काम में बटे हुए थे। यंग जनरेशन अभी तक ख्वाब के मज़े ले रही थी। हवेली के सब बड़ों को पता था कि वो लोग तो 7 या 8 बजे से पहले उठने नहीं वाले, इसीलिए बड़े खुद ही कामों में लगे हुए थे और लोग अपने काम ख़त्म करते तभी यंग जनरेशन उठते और वो लोग भी अपने कामों में जुट जाते। इतनी मसरूफियत थी कि कोई एक दूसरे से बात करने के लिए भी फ्री नहीं था। और सारी तैयारी को मुकम्मल करने के बाद वो वक्त भी आ गया कि मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था। लॉन को पूरी तरह से खूबसूरत सी शक्ल देकर मेहंदी नाइट के लिए सजा दिया गया था। साथ ही साथ दूल्हा और दुल्हन के लिए खूबसूरत सा स्टेज पर सजाया गया था और वहाँ पर एक सोफ़ा रखा गया था जो फूलों की लड़ियों से पूरी तरह से ढका हुआ था और वो डेकोरेशन भी इंतहाई खूबसूरत दिख रही थी क्योंकि पूरी डेकोरेशन का थीम वाइट एंड रेड कलर के फ्लावर से था। और इस वक्त पूरा लॉन ही रेड और वाइट कलर के फ्लावर से सजा हुआ था। पूरी हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों को मुख्तलिफ लाइट्स के ज़रिए सजाया गया था। हवेली पूरी दुल्हन की तरह तैयार इस वक्त पूरे ही सवात को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। सवात के खानजादे की शादी थी तो भला इस तरह से कैसे होता कि एक खानजादे की शादी हो और पूरे सवात को पता ना चले। अरे यार, मेरा मेरा हजम किधर गया जो कल मैं लाई थी? अभी तक तो अलमारी में नहीं पड़ा हुआ था। बुरी तरह से रूहान सी होकर अपने झुमके को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी जो इसने ग्रीन कलर के लहंगे के साथ बिल्कुल मैच होता हुआ लिया था और अब वो था कि मिल ही नहीं दे रहा था। इस वक्त और मसला और जरिश और ज़िला के कमरे में थी, तैयार हो रही थी और सारा ही सामान और ज़िला के कमरे में इधर से उधर फैला हुआ था। पूरा कमरा जरिश, मोहज़िला और ज़िला के कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी से भरा पड़ा था। यार शहजादी, इधर देख लो ना, इधर उधर कहीं पड़ा होगा। इतना सारा सामान है तो किसी कपड़े के नीचे छुप गया होगा, ढूंढ लो। और वो तुमसे वैसे ही आंख मिचोली खेल रहा था। मेरे तो कल से ही नीयत तुम्हारे झुमकों पर ख़राब थी। वो इतने खूबसूरत लग रहे थे लेकिन मेरे कहने से पहले तुमने ही ले लिए थे। जरिश ने उसे छेड़ते हुए कहा। इस वक्त वो पिंक सी गुड़िया मालूम हो रही थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए आगे की तरफ किए हुए ग्रीन कलर के लहंगे के साथ इसने पिंक सा मेकअप किए हुए था और अब इसका झुमका ही मिलने को नहीं दे रहा था। जरिश को तो ऐसा लग रहा था कि उसे नज़र न लग जाए, वो भी जरिश की ही। ओरजला भी अपनी बहन को देखते बार बार इसके सदके बारी जा रही थी। मेकअप और कपड़े तो इन लोगों ने भी पहने थे लेकिन मौजला के चेहरे पर जो मासूमियत थी वो उसे इन सबसे खूबसूरत बनाए हुए थी। अब तो वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ओरजला और जरीश ने सेम ऑफ वाइट पहन रखा था। दोनों ने ग्रीन कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था। बालों का मेसी बन बनाए दोनों ने ग्रीन कलर के बिल्कुल मैच होते ज्वेलरी भी पहन रखी थी और वो दोनों इस वक्त ट्विंस मालूम हो रही थी। मेकअप भी दोनों ने एक जैसा ही कर रखा था और सिर्फ इसीलिए क्योंकि नाला बेगम ने कहा था कि इनकी दोनों बहू इन्हें बिल्कुल एक जैसे कपड़ों में मिलनी चाहिए, इसीलिए इन दोनों ने आज मैचिंग की थी और वो दोनों इस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह, ये रहा आप ही मिल गया, आपके कपड़ों के नीचे ही छुपा हुआ था। मौजला बेख्तियार ही चीख कर ओजला और जरीश से कहा था। इन दोनों ने दिल दहलाकर मौजला की तरफ देखा था। इसने इतनी खौफनाक चीख मारी थी कि वो दोनों बौखलाकर इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। मिल गया तो पहन लो, इतनी सी तो हो, पता नहीं इतनी बड़ी आवाज़ कहाँ से निकल जाती है तुम्हारी। जरिश ने उसे थोड़ा सा डांटते हुए कहा तो अगले ही पल मौजला की आंखों में आंसू चमके थे। अरे यार, अब मैंने इतना भी नहीं डांटा कि तुम रोने लग जाओ, तुम्हारा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा जो मैंने इतनी मेहनत से किया है। चुप हो जाओ, जल्दी करो। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं सॉरी बोलती हूँ, चुप हो जाओ। जरीश ने उसे रोते देखा तो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते हुए टिश्यू उठाया और इसकी आंख से आंसू निकलने से पहले ही टिश्यू से साफ कर लिया। अच्छा ठीक है, अब जब आप सॉरी बोल रही हैं तो मैं चुप कर जाती हूँ। ओजला की तरफ देखते हुए मासूमियत से हंसते मौजला ने एहसान करने वाले अंदाज में इन दोनों से कहा था। दोनों ने घूर कर इसकी तरफ देखा था। इसकी मासूमियत में हमेशा आकर और मौजला से माजरत कर जाते थे। ऐसा हमेशा अक्सर ओजला के साथ भी होता था और आज जरीश के साथ भी यह हादसा पेश आया। अच्छा, आप जल्दी करो, दोबारा से दोनों लड़ने ना बैठ जाना। जरीश को मुंह खोलते देखकर ओजला ने उसे वक्त का एहसास दिलाया कि इन लोगों को अनाया को भी देखने जाना है। वो उधर अकेली पार्लर वाली के साथ कमरे में बंद थी और इन तीनों का इंतजार कर रही थी। हाँ बस मैं तो तैयार हूँ, चलें जल्दी करें। जरीश और मौजला ने भी जल्दी से अपना दुपट्टा बेड पर से उठाया
और उसे स्टाइलिश अंदाज में सेट करते हुए अब वो लोग ओज़ला की तरफ मुतवज्जो हुई जो अपने जूते पहन रही थी। जूते पहनने के बाद ओज़ला ने भी दुपट्टा उठाया और इन दोनों को कि जैसे ही स्टाइल से अपने वजूद पर लपेटते हुए वो तीनों अब अनाया के कमरे की तरफ बढ़ चुकी थीं। अनाया को इस वक्त पार्लर वाली ने पूरा तैयार कर लिया था। वो अपना मेहंदी का ड्रेस भी पहने हुई थी जो बेइंतहा खूबसूरत सी स्टाइलिश कुर्ती के साथ नीचे लहंगा पहना हुआ था। इसके खूबसूरत से लंबे बालों को नीचे से हल्का हल्का कर्ल करके इसके शानों पर बिखेर दिया था और साथ ही इसके दुपट्टे को खूबसूरत अंदाज में इसके सर पर टिकाते आगे की तरफ एक पल्लू सेट किए इसके हाथ में थमा दिया था। और अब पार्लर वाली इसकी ज्वेलरी सेट करते उठाते उसे ज्वेलरी पहना रही थी तो पार्लर वाली को ज़रब ने घर पर बुलाया था। उसे था कि शायद जरिश लोग भी पार्लर वाली से तैयार हो, लेकिन नहीं, वो लोग तो खुद पार्लर वाली बनी बैठी थी। खुद को खुद ही तैयार कर रही थी और दो पार्लर वाली की बनिस्बत अनाया की तैयारी जल्दी मुकम्मल हो पाई थी। हाथों में भर भर कर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहने, ग्रीन कलर का खूबसूरत सा चौकर और साथ ही इयररिंग्स पहने, चेहरे पर मासूमियत लिए, पिंक लिपस्टिक के साथ साथ गालों पर रेड ब्लश ऑन, आंखों पर डिसेंट आई मेकअप किए वो इस वक्त आसमान से उतरी हुई हुरों को मात दे रही थी। खूबसूरती के साथ साथ इसके चेहरे पर जो नर्वसनेस थी वो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाए हुए थी। बार बार इसकी हथेलियों का पसीने से भीग जाना और घबराकर जल्दी से पार्लर वाली से छुपकर इसका अपने पसीने को साफ करना वो इस वक्त बहुत ही क्यूट मालूम हो रही थी। औज़ला मोहज़्ज़ा ज़रिश अनाया के कमरे में दाखिल हुई तो अनाया के चेहरे में जैसे जान आई थी। वो तीनों उसको अकेला छोड़कर चली गई थी और इन तीनों से नाराज़ भी थी, लेकिन इस वक्त तो इन तीनों को अपने पास देखकर इसका दिल पुरसुकून सा हो गया था। अल्लाह आप ही, आप कितनी खूबसूरत लग रही। सबसे पहले मौज़ा ने आगे बढ़कर इसकी भरपूर दिल से तारीफ़ की थी। हाँ भाई, खूबसूरत तो लगना है, किसी के दिल पर बिजलियाँ जो गिरानी है। ज़रीश ने उसे छेड़ते हुए कहा तो अनाया का चेहरा बुरी तरह से सुर्ख हो गया था। देखो देखो कैसे सुर्ख पड़ गई, अभी से शर्मा रही है, पता नहीं कमरे में इसका क्या हाल होगा। ज़रीश खानज़ादी ने उसे दोबारा से छेड़ा तो इस बार इसके चेहरे पर रूहान से तासुरात को देखते औज़ला ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाते हुए ज़रीश को डांटते हुए कहा था कि चुप कर जाओ, अभी से उसे तंग क्यों कर रही हो। अच्छा भाई, नहीं डांटती तुम्हारी लाडली भाभी को। चलो भाई, अब चलो जल्दी से नीचे, इससे पहले कि मोरे ऊपर आए और हमें डांटने लग जाएं। ज़रीश ने जल्दी से औज़ला की तरफ देखते हुए कहा था। इसने भी हाँ में सर हिलाकर अनाया को ज़रीश और मौज़ला के हवाले करते खुद इसके पीछे चल पड़ी थी। ये बच्चियां अभी तक नीचे क्यों नहीं आईं? तकरीबन 2 घंटे पहले मैं उन्हें तैयार होने के लिए कह चुकी थी ताकि वक्त पर तैयार होकर वो लोग फंक्शन में नीचे आ सकें, लेकिन अब देखो कितनी देर हो गई, लेकिन इन लोगों के आने के आसार तक नज़र नहीं आ रहे। नायला बेगम ने शुमाइला बेगम से कहा। वो दोनों भी इस वक्त सिंपल सी शलवार कमीज़ पहने, नफीस से दुपट्टे को सलीके से अपने सर पर जमाए, जूड़ा किए, ज्वेलरी पहने, डिसेंट से मेकअप किए, दोनों इस वक्त खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ। पता नहीं इतनी देर क्यों लग गई, मैं बुला कर आती हूँ। इससे पहले कि शुमाइला बेगम हवेली के अंदर जाती उन्हें मोहज़ला और ज़रीश के साए में चलती अनाया नजर आई और इन तीनों के पीछे औज़ला भी दिखाई दी थी। इन बच्चियों को बाहर आता देखकर दोनों ने सुख भरी सांस ली थी और शुक्र अदा किया था कि वो लोग जल्द आ गई, वरना अब अगर मज़ीद लेट हो जाती तो उन्हें हवेली जाना पड़ता। शुक्र है तुम लोग आ गए हो, इतनी देर लगा देते हो, कब से तैयार होने के लिए कहा था। नायला बेगम ने इन सबको डांटा और उन्हें जल्दी जल्दी से अनाया को स्टेज पर बिठाने के लिए कहा था, क्योंकि अब सब रिश्तेदारों ने मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। हाँ मोरे, इसमें हमारी क्या गलती, खूबसूरत भी तो लगना था ना, आखिर बहन की शादी जो थी। ज़रीश खानज़ादी ने नायला बेगम की तरफ बढ़ते हुए इनसे अपनी तारीफ बटोरनी चाहिए और अपना फ्रॉक अपने हाथों में लेते हुए चारों तरफ घूम कर दिखाया था और कहा था कि चले मोरे, बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, वो तो चांद का टुकड़ा लग रही है। नायला बेगम ने अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखा था जो हमेशा ही तैयार होकर सबसे पहले इनके पास ही आती और इनसे अपनी तारीफ करवाती थी। मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे, वो तो चांद का टुकड़ा लग रही है। नायला बेगम ने अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखा था जो हमेशा ही तैयार होकर सबसे पहले इनके पास आती और इनसे ही अपनी तारीफ करवाती थी। नायला बेगम ने इसके माथे पर बोसा दिया और उसे कहा कि जल्दी जाओ, वहाँ पर सब तुम्हारा इंतज़ार करें और आराम से चलना, कहीं हील पहन कर गिर ना जाओ। नायला बेगम की हिदायत पर अमल करते हुए धीरे धीरे से लॉन के बीच में चलते स्टेज की तरफ कदम ब कदम बढ़ा रही थी। बसीर खानज़ादा ने दूर से ही उसे अपने मोरे के पास देख लिया था। वो किस तरह से खूबसूरत तरीके से अपने फ़्रॉक को
हाथों में लिए चारों तरफ घूमकर इसकी मोरे को दिखा रही थी। हालांकि उसे तो अपने शौहर के पास आना चाहिए था अपनी तारीफ करवाने के लिए, लेकिन खैर इसकी बीवी अनोखी थी तो इसने काम भी अनोखे ही करने थे। बसीर खानज़ादा, ज़रम खानज़ादा और बरलास खानज़ादा और आरिश खानज़ादा ने एक जैसे ही वाइट कलर के कुर्ते पहन रखे थे। मलियार खानज़ादा ने भी वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था, लेकिन इसके ऊपर इसने ग्रीन कलर का वेस्ट कोट भी पहन रखा था ताकि इसकी थोड़ी बहुत ही सही पर अनाया के साथ मैचिंग हो सके। सब लड़के भी खूबसूरती में अपनी आप मिसाल नज़र आ रहे थे। इन सब के चौड़े जिस्म, फूले मसल्स और सिक्स पैक्स की वजह से नुमाया होते चौड़े सीने से सफ़ेद से कुर्ते में सब छलक रहे थे। अब सबसे पहले तो सब बड़े आए और इन लोगों ने मेहंदी की रस्म की। अब सारी यंग जनरेशन स्टेज पर खड़ी अनाया और मलियार को छेड़ रहे थे। मलियार पे तो कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अनाया का तो सुर्ख होकर बुरा हाल हो गया था। बज़ाहिर इसकी आंखों से बस आंसू झलकने की देर थी। उसे दुख हो रहा था कि मलियार खानज़ादा किसी को भी चुप नहीं करवा रहा था। हालांकि उसे ये पता था कि अनाया की इस वक्त क्या हालत हो रही होगी, लेकिन सभी उसे छेड़ रहे थे, खास करके जरीश। मोरे को बुलाएं प्लीज़, मैं कमरे में जाना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। मलियार खानज़ादा चुप स्पॉट तासुरात के साथ बैठा सबको ही देख रहा था कि तभी इसकी रूहानसी होती आवाज़ अनाया को सुनाई दी थी। वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। इसने तो अनाया की तरफ एक पल के लिए देखा भी नहीं था और वह इसकी खातिर तैयार हुई थी। और मलियार खानज़ादा ने उसे देखा नहीं, ये दुखी मलियार खानज़ादा के लिए बहुत। आओ मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ, मलियार खानज़ादा ने कहा और साथ ही हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा। लेकिन नरूठेपन से इसकी तरफ देखकर अनाया ने इसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखा। कब से सब उसे तंग कर रहे थे। अब वो खासी झुंझलाई हुई थी, इसलिए गुस्से में आकर इसने मलियार खानज़ादे के हाथ पर हाथ नहीं रखा। मैं खुद चली जाऊंगी, आप बस मोरे को बुला दें। आपके बाकायदा अनाया की आवाज़ में आंसू के आमेजिश भी थी। मलियार खानज़ादा चौंका था, वो रो रही थी और मलियार खानज़ादा को इसकी फिक्र नहीं थी। तड़प उठा था नाराज़गी एक तरफ। बड़े से बड़ा गुनाह भी अनाया खानज़ादी से होता तो मलियार खानज़ादा अपने दिल से लगाकर उसे इसकी गलती के लिए माफ़ कर देता, लेकिन अनाया उसे इसकी गलती के लिए माफ़ कर देता। लेकिन अनाया मलियार खानज़ादा की आंखों में आंसू मलियार खानज़ादा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थे। जब्त होते वो उठा और साथ ही बिना किसी का लिहाज के उसे एक ही झटके में अपनी गोद में उठाया और लंबे लंबे डग भरते बिना किसी की तरफ देखे वह अनाया खानज़ादी को हवेली के अंदर लेकर जा चुका था। उसे अपने पीछे अपने कज़न्स जैसे भाइयों और साथ ही लड़कियों में सबसे ऊंची आवाज़ जरीश की हुटिंग करते हुए सुनाई दी थी। सब बड़े मुंह खोले मलियार खानज़ादा की इस हरकत को देख रहे थे। सबके चेहरों से साफ ही वाज़ेह था कि इन लोगों को मलियार की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अनाया खानज़ादी इसके निकाह में थी। निकाह में होते हुए किसी को और को अनाया खानज़ादी पर इतना हक जताने का बिल्कुल भी हक नहीं था जितना मलियार खानज़ादा का था। मलियार खानज़ादा ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला और साथ ही उसे अंदर लेकर जाते हुए वापस दरवाज़ा अपने पाँव से बंद करके उसे लाकर सोफे पर बिठाया था। इसके चेहरे से घूंघटनुमा पल्लू हटाते हुए मलियार खानज़ादा ने इसका चेहरा देखा तो मबहूत होकर रह गया था। इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता था। इस वक्त मलियार खानज़ादा की धड़कनों में ऊधम समझ गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अनाया खानज़ादी पर इतना टूट कर रूप आया था कि वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी, वो भी सिर्फ अपने मेहंदी वाले दिन। अभी तो कल और परसों की तैयारियां बाकी थी। अनाया का चेहरा आंसू से तर था और साथ ही साथ इसका बुरा बदन लर्ज रहा था। सबके बीच से वो इस कदर बेबाकी से कमरे में उठाकर लाया था, ये सोचकर अनाया की हालत खैर हो रही थी। सब न जाने इन लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। इसका पूरा चेहरा आंसू से तर था। अपने चेहरे को बेदर्दी से साफ करते हुए इसने मलियार खानज़ादा की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ ही देख रहा था। बुरी तरह से सुर्ख पड़ते इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या हो मेरी जान, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मलियार खानज़ादा ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो तड़प कर इसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए इसके आंसू अपने लबों से चुने थे। रो मत यार, क्या हो गया है? मुझे सुबह बताओ तो सही, क्या हुआ है? अनाया को मजीद हिचियों से रोता देखकर मलियार खानज़ादा ने उसे अपने सीने से लगाया था। आप अब नाराज़ है ना मुझसे? बुरी तरह से हिचकियों के दरमियान अनाया खानज़ादी ने सिर्फ इतना सा जुमला ही कहा था और वो मलियार खानज़ादा की धड़कनें मुंतशिर कर चुकी थी। मलियार खानज़ादा ने अपनी सीने से इसका चेहरा निकाला और इसकी आंखों में देखा। सुर्ख सी आंखें, बूझा बुझा सा चेहरा। वो सब सीधा मलियार खानज़ादा के दिल के तार छेड़ चुकी थी। मलियार खान झुका और इसके पिंक कलर के लिपस्टिक से सजे होठों पर झुकते कतरा कतरा करके इसकी सांसें पीने लगा। शिद्दत से जनूनियत से इस पर झुका, इसकी सांसें हलक में घोट गया था। मलियार खानज़ादा का एक हाथ इसे कान की लू को सहलाते हुए इसकी बैक गर्दन पर गया और इसकी बैक गर्दन को मलियार खानज़ादा ने अपनी शहादत की उंगली से ट्रेस करते
इसकी गर्दन को मुट्ठी में भरकर दबोचा तो अनाया के पूरे जिस्म में स्पार्क से उठे थे। इसकी पेट में तितलियां उड़ रही थी। इसका दिल डूब कर उब रहा था। अजीब सी सिचुएशन थी। इसकी दिल लरज रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है उसे। अब की बार मलियार खानज़ादा इसके होठों पर झुका, शिद्दत से इसकी सांसें पीने के साथ साथ अपना हाथ इसकी बैक कमीज की डोरियों में उलझा गया। एक ही झटके से इसकी कुर्ती की डोरी को खींचते हुए मलियार खानज़ादा ने इसकी कुर्ती को ढीला करते इसके कंधे पर से हटाया और वह वहाँ शिद्दत से अपने दांत गाड़ते उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया था। अब की बार मलियार खानज़ादा इसके होठों पर झुका, शिद्दत से इसकी सांसें पीने के साथ साथ अपना हाथ इसकी बैक कमीज की डोरियों में उलझा गया था। एक ही झटके से इसकी कुर्ती की डोरी को खींचते हुए मलियार खानज़ादा ने इसकी कुर्ती को ढीला करते इसके कंधे पर से हटाया और अब वो वहाँ पर शिद्दत से अपने दांत गाड़ते उसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। अनाया तो रोना भूलकर अब बौखलाकर उसे देख रही थी जो इसकी हालत बिगाड़ने में लगा हुआ था। अनाया की सांसें बुरी तरह से गड़बड़ होती इसकी नशीब फराज को वाज़ेह तौर पर नुमायां कर रही थी। अब की बार मलियार खानज़ादा का हाथ इसके दिल के मकाम पर रुकते इसी जोर से सहलाते हुए अनाया की सिसकियों का बाइस बना था। अनाया बुरी तरह से सिसकते हुए अपने दोनों हाथ इसे कंधे पर। अनाया तो रोना भूलकर अब बौखलाकर उसे देख रही थी जो इसकी हालत बिगाड़ने में लगा हुआ था। अनाया की सांसें बुरी तरह से गड़बड़ होती इसके नशेब व फराज को वाज़ेह तौर पर नुमायां कर रही थी। अब की बार मलियार खानज़ादा का हाथ इसके दिल के मकाम पर रुकते इसी जोर से सहलाते हुए अनाया की सिसकियों का बाइस बना था। अनाया बुरी तरह से सिसकते हुए अपने दोनों हाथ इसे कंधों पर रखे इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे हुए इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अनाया से अपने दिल के मकाम पर इसके हाथों का लम्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसकी आंखें मदहोशी से सुर्ख हो गईं। मलियार कोई आ जाए, अनाया ने बुरी तरह कांपते हुए उसे दूर रहने के लिए कहा था। उसे डर था कि कहीं कोई आ ना जाए। मलियार खानज़ादा ने इसकी बात सुनकर इसे दूर होते सुर्ख आंखों से उसे घूरा। आज तो रोक रही हूँ, लेकिन कल तो बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे और तैयार कर लो खुद को मेरी शिद्दतों को सहने के लिए। कल बिल्कुल भी कोई भी झूठ नहीं चलेगा, तुम्हें समझ आ रही है ना? और कल मैं तुम्हारा बहाना भी ना सुनूं कि कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। शिद्दत से इसके होठों पर झुकते हुए इसकी नमी को चुनते मलियार खानज़ादा ने उसे वार्न किया था। साथ ही वो उठा और लंबे लंबे डग लेते हुए इसके कमरे से निकल गया था। मलियार खानज़ादा उर्ज़ला की बातों पर यकीन करते कल उसे अपने पास बिठाकर खुद से सारी बात जानना चाहता था। वो उसे समझाना चाहता था और कल ही सारी गलतफहमियों को दूर करते वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। आज रात में बारात थी। हवेली में पूरे ज़ोर शोर से बारात की तैयारियां जारी थी। एक तरफ खानज़ादा हवेली वाले खुशियों की तैयारियों में मगन रात में बारात की तैयारी करने में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ इनके दुश्मन अपनी चाल चलने में मसरूफ़ थे। शाम से ही पार्लर वाली को हवेली में दोबारा से बुला लिया गया था। आज तो जरिश का पूरा इरादा था पार्लर वाली से तैयार होने के लिए। साथ ही साथ इसने मोहज़ला और औरज़ला को भी कह दिया था कि आज वो तीनों भी पार्लर वाली से तैयार होंगी। और इस वक्त वो चारों अनाया के कमरे में पूरे ज़ोरों शोर से मसरूफ़ अपनी अपनी तैयारियों में मगन थी। मोहज़ला अपना पिंक कलर का बारबी फ्रॉक बेड पर रखे इस वक्त पार्लर वाली के सामने बैठी अपना मेकअप करवा रही थी और औरज़ला भी इसके पास ही बैठी मोबाइल में मसरूफ़ हुदा के साथ ऑफिस के कुछ मामला डिस्कस कर रही थी। इस वक्त वो पार्लर वाली थी, दो पार्लर वाली थी। एक तो अनाया को मुसलसल तैयार करने में मसरूफ़ थी, तो दूसरी मोहज़ला को तैयार कर रही थी। मोहज़ला के पास जरिश का नंबर था और जरिश के बाद कहीं औरज़ला का नंबर आने वाला था, तो अभी औरज़ला के पास बहुत टाइम था। वो भी बड़े चिल अंदाज में बैठी ऑफिस के मामला डिस्कस कर रही थी, क्योंकि अभी बारात में काफ़ी टाइम था। 9 बजे का वक्त था सबको लॉन में पहुंचने के लिए और अभी सिर्फ 6 ही बज रहे थे। जरिश के कमरे में एक तरफ बैठी मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। चले आप ही, मेरा मेकअप हो गया, अब आप आ जाए। 20 मिनट गुजरने की देर थी कि जरिश को मुखातिब किया था मोहज़ला ने और ख़ुद वो मिरर के सामने जाकर खड़ी होकर अपना मेकअप का जायज़ा लेने लगी। माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो लगता है कि बारात में किसी न किसी लड़के को तुम्हारा बेहोश करने का इरादा है। देखो तो सही, अभी तो तुमने अपना बारबी फ्रॉक भी नहीं पहना और तुम पर इतना टूट कर रूप आ रहा है। इतना रूप तो अनाया को भी नहीं आया जिसकी शादी हो रही है। जरीश ने मोहज़ला को छेड़ते हुए कहा तो वे साफ्ता ही अनाया और औरज़ला की हंसी निकली थी। आप भी मोहज़ला और आप भी मोहज़ला ने औरज़ला को हंसते देखा तो रूहान से होकर कहा था। जरीश की तो किसी से भी जान नहीं छूटती थी। वो तो सबको ही तंग करने में लगी रहती थी, कभी अनाया तो कभी मोहज़ला। लेकिन हाँ, औरज़ला के स्पॉट तसरात को देखते हुए
इसने ओरजला को कभी भी छेड़ा नहीं था। अच्छा, आप ही की जान नहीं हंसती, मैं चलो जाओ जल्दी से कमरे में अपने जूते लेकर आओ। तुम्हारी हील तुमने बारबी फ्रॉक के साथ पहनने हैं ना। ओरजला ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो जल्दी से इसका ध्यान इसके जूतों की तरफ दिलवाया था। तो ओरजला ने भी जल्दी से पलक झपकते हुए अपने आंसुओं को अपने अंदर उतारा और भाग कर अनाया के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। पीछे वो तीनों उसकी जल्दबाजी को देखकर मुस्कुरा कर रह गई थी। वो वाकई में ही मासूम थी। एक ही पल में कोई भी उसे हंसा भी सकता था और रुला भी सकता था। अब कमरे में दोबारा से खामोशी छा गई थी। ओरजला अपने मोबाइल में मसरूफ थी और अनाया जरीश तो मेकअप करवाने में मसरूफ नजर आ रही थी। अनाया का तो आज खौफ से बुरा हाल था। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे में मौजूद सबको इसके दिल की धड़कने की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही हो। कल ही मलियार खानजादा ने उसे वाज़ेह तौर पर सख्ती से ताकीद की थी कि कल इसकी एक भी नहीं चलेगी और आज की रात को अनाया को लग रहा था कि वो फुल मनमानी करेगा और इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसके नाजुक वजूद को वो उलट पुलट करके रख देगा। इसीलिए आने वाले वक्त को सोचकर वो बुरी तरह से खौफजदा हो रही थी। इसका दिल डूब कर उभर रहा था। अपने पेट में उसे तितलियां उड़ती महसूस हो रही थी। न जाने इसका आज क्या होने वाला था। इसकी हथेलियां बार बार पसीने से भीगती उसे बुरी तरह से घबराने पर मजबूर कर रही थी। मलियार खानजादा का शिद्दतदा लम्स जनूनियत ज़दा अंदाज वो किस तरह से बर्दाश्त करेगी। आने वाले वक्त को सोचकर इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही हैं और डर भी रही हैं, इसी वजह से बार बार आपके माथे पर पसीना आ रहा है। प्लीज़ आप रिलैक्स करें। अगर इसी तरह आप डरती रहीं तो मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी। इस पॉलर बॉय ने आजिज़ आते हुए अनाया को बोल ही दिया था। 3 मरतबा वो इसके माथे का पसीना साफ कर चुकी थी। जब भी इसके माथे पर पसीना आता तो उसे दोबारा इसके चेहरे पर मेकअप अप्लाई करना पड़ता था। इस बार पॉलर बॉय ने आजिज़ आते हुए उसे टोक दिया था। पाले वाली की बात सुनकर ओरजला और जरीश भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। क्या मैं 5 मिनट अनाया से बात कर सकती हूँ प्लीज़? ओरजला ने पॉलर वाली की तरफ देखते हुए कहा तो पॉलर वाली ने भी हाँ में सर हिलाया था। उसे ये लड़की इन सब में थोड़ी समझदार लगी थी। क्या पता वही अनाया को समझा सके और वो इजीली इसका मेकअप कर सके। वैसे भी 5 मिनट ही की बात थी और अभी टाइम भी था इसकी बारात में। इसीलिए पॉलर वाली ने बेड पर बैठकर उसे इजाज़त दे दी थी कि आप अनाया से बात कर सकती हैं। ओरजला इसके सामने बैठी इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए ओरजला को महसूस हुआ कि शायद वो सच में डर रही है और ऊपर से वो बुरी तरह से नर्वस भी हो रही है क्योंकि उसकी हथेलियां भी पसीने से भीगी हुई थी। क्या हुआ है, डर लग रहा है? मुझे बताओ, ओरजला ने नरमी से अनाया की तरफ देखते हुए कहा तो इसके नरमी को देखते अनाया की आंखों में आंसू चमके थे। अनाया ने बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाया था। पता नहीं क्यों वो ओरजला को अपने दिल की बात बता गई थी कि उसे वाकई में ही आने वाले हालात को सोचकर डर लग रहा है और शायद ये अनाया नहीं, जिस भी किसी लड़की की शादी होती तो आने वाले वक्त को सोचकर उसे डर लगता है। ये बात आम सी थी। देखो मेरी जान, आप तो अपने घर से कहीं बाहर नहीं जा रही, यही सोचकर अपने दिल को मुतमईन करो। तुम्हारे मामा बाबा तुम्हारे भाई सभी इसी घर में रहते हैं तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी अब मेरा लाला इतना भी खड़ूस नहीं है कि तुम इतना डर रही हो। ओरजला ने उसे प्यार से समझाया और आखिर में थोड़ी शरारत से मलियार के बारे में बताया था। अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट भी साख्ता थी। मलियार तो वाकई में ही उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो एक लड़की थी और आने वाले वक्त को सोचकर इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और वो डर भी रही थी और अपनी नई शुरू होने वाली ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद भी थी। मैं जानती हूँ कि ये वक्त सारी ही लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बचपन से अपने माँ बाप के साथ रहना और फिर एकदम से एक ही दिन में आपकी ज़िंदगी पलट जाना, निकाह के 2 बोल बोलकर किसी शख्स को अपने दिलो जान का मालिक बनाना जिसको आप जानते ही ना हो। परेशानी तो वहाँ पेश आती है कि जहाँ आपको अपने शौहर के बारे में कुछ भी पता ना हो, इसके आदात व अतवार के बारे में कुछ भी अंदाज़ा ना हो, वहाँ आपको मुश्किल पेश आती है। लेकिन अब खुद सोचो, तुम तो एक ही घर में रह रही हो और बचपन से ही तुम मलियार लाला को जानती हो। इनका किस तरह से नेचर है और किस बात पर गुस्सा होता है, किस बात पर खुश होते हैं, तुम्हें तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। तुम तो बहुत लकी हो यार, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मलियार लाला तो बचपन से ही तुम्हें इस घर में देखते आ रहे हैं, उन्हें भी तो अंदाज़ा होगा ना कि इनकी बीवी किस तरह की है। इन केस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि तुम दोनों अगर एक दूसरे को बचपन से ही जानते हो तो अभी तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। और अब इस डर को दूर भगाओ और अपनी आंखों से आंसू साफ करो, तुम्हारा ये मेकअप खराब हो जाएगा। ओरजला ने उसे नरमी से सारी बात समझाई थी। साथ ही साथ वो उसे टोक भी रही थी कि अभी से ना रोए। ओरजला की बात सुनकर अनाया ने बेख्तियार ही गहरी सांस हवा की सुपुर्द की थी
और टेबल पर से टिश्यू को उठाते हुए अपनी आंखों को साफ किया था। अब वो पुरसुकून थी और उसने जो बातें उसे समझाई थी वो उसे पुरसुकून करने के लिए काफ़ी थी। वो वाकई में ही मलियार के बारे में जानती थी और मलियार भी इसके बारे में जानता था, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी तो सारी बातें बात की थी। चलो जल्दी करो लड़कियों, देर ना हो जाए। टाइम देखा है 7 बज गए और सिर्फ 2 घंटे बाकी रहते हैं। शुमाइला बेगम और नायला बेगम कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोली, हाँ हाँ मोरे, हम बस तैयार हो रहे हैं। जरीश ने जल्दी से नायला बेगम की तरफ देखते हुए कहा था, तो नायला बेगम ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ देखा था। ये क्या तुम दोनों तैयार हो रही हो और मेरी बेटी को छोड़ रखा है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। शुमाइला बेगम ने उर्जला की तरफ जाते हुए कहा था और साथ ही उसे अपने गले से लगाया था। उर्जला को इनसे हमेशा ही ममता की खुशबू आती थी और वो इनके गले लगकर एक अजीब सा सुकून महसूस करती थी। ओहो चची, आपकी बेटी भी तैयार हो जाएगी, पहले दुल्हन को तैयार होने दे। अभी तो मौसला उठ कर गई है, अब मैं तैयार हो जाऊं तो इसके बाद ही उर्जला का नंबर आएगा। जरीश खानजादी ने अपनी चची की तरफ देखते हुए कहा था, जो उर्जला को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को देखती है और इसके सदके वाली जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करना और मेरी बेटी को भूल मत जाना। और मेरी बात सुने, आप मेरी बेटी को अच्छा सा तैयार करना। आज तो उसे रेड कलर की लिपस्टिक ज़रूर लगाना, मेरी बेटी भी तो नई नई दुल्हन है और वैसे भी तो इतनी खूबसूरत है, रेड कलर की लिपस्टिक इस पर खूब जचेगी। शुमाइला बेगम ने पार्लर वाली को मुखातिब करते हुए कहा, तो न जाने क्यों लेकिन उर्जला ब्लश कर गई थी और इसके गाल बुरी तरह से सुर्ख हो गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू को किसी की नज़र न लगी। नायरा बेगम जल्दी से आगे हुई और अपने पर्स से 5-5 हज़ार के काफ़ी सारे नोट निकालते हुए इसके सर पर वारते हुए मुलाजमा को आवाज़ देकर पैसे इसके हाथ में थमा चुकी थी। मोरे, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, जरीश खानजादी ने नायला बेगम की तरफ देखते हुए कहा था। नायला बेगम भी मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ी और इस पर भी बहुत सारे पैसों को वारते हुए मुलाजमा को दे चुकी थी। अब शुमाइला बेगम और नायला बेगम दोनों अनाया की तरफ मुतवज्जा थी, अपनी छोटी सी बेटी को दुल्हन के रूप में ढलता देखकर। शुमाइला बेगम की आंखें नम हो रही थी। नायला क्या कर रही हो, बच्ची इसी घर में ही तो रहेगी, इसने रोने धोने वाला सीन बिल्कुल भी नहीं करना। शुमाइला बेगम ने नायला को टोका तो नायला ने भी अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए अपनी बेटी की तरफ बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया था। अनाया की आंखों में भी आंसू चमके थे और वो बिना अपने मेकअप का ख्याल के अपनी माँ के गले लगती फूट फूट कर रोना शुरू हो चुकी थी। पॉलर वाली फिर से गहरा सांस लेकर बेड पर बैठ गई थी। अब तो अनाया का मेकअप इतना ख़राब हो गया था कि पॉलर वाली को अनाया का फेस वॉश करवा कर इसके बाद दोबारा नए सिरे से मेकअप स्टार्ट करना था। अनाया को इस तरह से फूट फूट कर रोते देखकर शुमाइला बेगम और जरीश की भी आंखें नम हो गई थी। एक बेटी के लिए कहाँ आसान होता है अपने माँ बाप का घर छोड़ना, अपने माँ बाप के साए तले पूरी ज़िंदगी रहने के बाद किसी और शख्स की ज़िंदगी में जाना एक बेटी के लिए ये लम्हा बहुत ही मुश्किल होता है। चलो बस करो, रोना बंद करो, बच्ची का सारा मेकअप ही ख़राब कर दिया है। शुमाइला बेगम ने दोनों को अलग किया और अनाया के आंसुओं को साफ करते हुए अपनी मासूम सी बहू की तरफ देखा था, जो मेकअप के बगैर भी खूबसूरत ही लग रही थी। चलो अब जल्दी से तुम सब लोग तैयार होकर टाइम पे नीचे लॉन में आ जाना, बारात भी लेकर जानी होगी। कहीं जाना वाना तो नहीं है बस, लेकिन सारे ख़ानदान वालों की डिमांड है कि उन्हें अनाया को बाहर से चक्कर लगवाकर वापस हवेली लेकर आना है, इसीलिए जल्दी करो। शुमाइला बेगम ने सारी लड़कियों को ताकीद की और साथ ही वो नायला बेगम के साथ होते कमरे से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ गई थी। वो दोनों तैयार थीं तो एक नज़र सारी तैयारियों पर दौड़ाने के लिए वो नीचे जा चुकी थी। अनाया खानजादी फुल रेडी खड़ी अपने कांपते हुए हाथों के साथ मिरर में अपना अक्स देख रही थी। वो इस वक्त फुल रेड कलर का भारी सा लहंगा पहने इसके साथ ही शॉर्ट कुर्ती में मलबूस थी। इसके चेहरे के नकूश को मेकअप करके मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया था। होंठों पर ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों में डिसेंट सा आई मेकअप और साथ ही इसके गालों पर रेड कलर का ब्लश ऑन लगाया गया था। भारी ज्वेलरी के साथ वो इस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन बनने का इस पर टूट कर रूप आया था। इसके हाथों की मेहंदी भी गहरा रंग छोड़ चुकी थी। हाथों में भर भर कर राज रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी गई थी, साथ ही बालों को जूड़े में कैद की दुपट्टे को स्टाइल से सजाए ऊपर से वो घूंघटनुमा पल्लू भी ले चुकी थी, ताकि इसका चेहरा इसके महरम के सिवा कोई भी गैर मर्द ना देख सके। मोहजिला और जरीश भी तैयार खड़ी अनाया को नीचे लेकर जाने वाली थी। मोहजिला ने पिंक कलर का बारबी फ्रॉक पहना था, इसके साथ ही इसने वाइट कलर के जूते पहन रखे थे, क्योंकि एंड टाइम पर इसकी हील टूट गई थी, जिस पर मोहजिला ने काफ़ी वावेला भी मचाया था और तकरीबन आधे घंटे तक वो रोती रही थी। इसका मेकअप भी ख़राब हो गया था तो मजबूरन पार्लर वाली को उसे दोबारा से तैयार करना पड़ा था। जरीश और जिला भी आज हल्के से पीच रंग की कुर्ती और साथ ही
सतरंगी लहंगी में मलबूस थीं। दोनों ने आज भी एक जैसा मेकअप, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, कपड़े पहन रखे थे और वो दोनों आज भी ट्विंस मालूम हो रही थी। चलो अब देर हो रही है, जरीश ने आगे बढ़कर अनाया को पकड़ा और साथ ही मौजला ने भी अनाया की दूसरी तरफ आकर अपनी जगह संभाली थी। हौसला आज भी इनके पीछे ही चल रही थी। लॉन को आज भी खूबसूरती नहायत ही खूबसूरत तरीके के साथ सजाया गया था। बारात की सारी डेकोरेशन ही चेंज होकर रह गई थी। स्टेज को नहायत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया और हवेली का लॉन काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़ा था। इसी वजह से बीच में पार्टीशन लगाकर मर्दों और औरतों दोनों की जगहों को अलग अलग कर रखा था। सारे खानजादे जितने भी मॉडर्न ज़माने में थे, लेकिन फिर भी पर्दे का लिहाज उन्होंने लाजमी रखना था। अनाया को लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया था और अब सभी तकरीबन मलियार खानजादा की एंट्री का वेट कर रहे थे। 5 मिनट के बाद सिया प्राडो की 4 से 5 गाड़ियां बिल्कुल लॉन के अहाते में आकर रुकी। सारी लड़कियां ही अपनी बेकाबू होती धड़कनों के साथ वहां पर छुप कर खड़ी सारे खानजादों की एंट्री को देख रही थी। सबसे पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जरम खानजादा निकला था। इसने व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था और साथ ही इस पर ब्लैक कलर का वेस्ट कोट पहने इसका दराज कद मजीद नुमाया हो रहा था। पूरे मसल्स के साथ हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहने और साथ ही ब्रांडेड जूतों के साथ बालों को जेल की मदद से सेट की जरम खानजादा अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर अपने नमूने भाइयों का इंतजार करने लगा। जरम खानजादा के बाद आरिश खानजादा निकला, फिर बरलास और सबसे आखिर में जाकर बसीर खानजादा निकला था। चारों ही खड़े होकर अब मलियार खानजादा के गाड़ी से निकलने का इंतजार कर रहे थे। चारों ने तकरीबन एक जैसी ही ड्रेसिंग कर रखी थी और चारों ही सब बेइंतहा खूबसूरत अपने हाथों में पिस्टल पकड़े मलियार खानजादा की गाड़ी से निकलने का वेट कर रहे थे। अबे निकल भी जा, तू दुल्हन है क्या जो निकलने से पहले अपनी तैयारी को देख रहा है? यकीन मान, यहाँ पर हमने कोई भी फोटोग्राफर को खड़ा नहीं कर रखा। निकल जा। 2 मिनट गुजरने के बाद बरलास की जुबान में खुजली हुई तो इसने गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए मलियार खानजादा से कहा था। इसकी बात सुनकर जरम, आरिश और बसीर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी और वो यहाँ भी बाज नहीं आ रहा था और मलियार को तंग कर रहा था। मलियार खानजादा ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और साथ ही बरलास को घूरी से नवाजा चाहा था, लेकिन इसके भाइयों ने उसे घूरी डालने की मोहलत तक न दी। मलियार खानजादा की गाड़ी से निकलने की देर थी कि इन चारों ने ही अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल का रुख आसमान की तरफ करते हुए गोलियों की थरथराहट से लॉन में मजीद शोर बर्पा किया था। मलियार खानजादा ने मुस्कुरा के इन चारों की तरफ देखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चारों खानजादे उसे इस कदर सरप्राइज करेंगे। वो चारों अब इसके संग ही लॉन के अंदर दाखिल हो गए थे। मलियार खानजादा को इन चारों ने ही स्टेज पर लाकर अनाया के साथ बिठाया था। बसीर और आरिश ने आगे बढ़कर नाया के माथे पर बोसा दिया था। इनकी बहन आज पराई हो जाने वाली थी। दोनों के दिल ही बहुत उदास थे, लेकिन वो लोग खुश भी थे कि इनकी आंखों के सामने इसी घर में रहेगी। बसीर खानजादा की निगाहें भटक कर जरीश खानजादी पर रुकी जो मुस्कुराते हुए मोबाइल हाथ में पकड़े शायद इनकी एंट्री की वीडियो बना रही थी। इसके हुस्न को देखकर बसीर खानजादा आज भी अपनी जगह हैरान होकर रह गया था। ये लड़की तो दिन ब दिन खूबसूरत ही होती जा रही थी और वो इसके इश्क में डूबता ही जा रहा था। वो उसी खूबसूरती से अपना सीर बनाई जा रही थी और वो इसका गुलाम बनता भी जा रहा था। क्या बात है, आज तो कोई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और किसी के दिल पर बिजलियां भी गिरा रहा है। बसीर खानदादा ने इसके पास जाकर इसके पीछे खड़े होकर नहायत ही धीमी आवाज़ में इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ से कहा था और साथ ही नामहसूस अंदाज में अपनी ज़बान निकाल कर इसके कान की लो को भी छुआ था। जरीश खानजादी ने करंट खाकर इसकी तरफ देखा। बसीर खानजादा को देखकर उसे गुस्सा आया। ना जगह का लिहाज करते हैं और ना ही महफिल का। बहुत ही ख़राब है आप, कोई जगह है तुम्हारी इस तरह बेशरम हरकतें करने की? जरीश खानजादी ने दांत पीसते हुए उसे कहा था। मैं इसकी मोहब्बत का हिसाब भला कैसे लगाऊं? बाहों में गिरकर कहती है आप बहुत ख़राब हैं। बसीर खानजादा ने इसके कातिल रूप को देखकर हाथ बढ़ाकर इसकी रुई जैसे गाल को छुआ और साथ ही शेर भी गुनगुनाया था। तुम्हें कोई और काम नहीं है चिप्पू? छिछोरी हरकतें करने के अलावा? जरीश खानजादी ने इसकी तरफ गौर कर घूर कर कहा और साथ ही इसकी नज़रें बसीर खानजादा के हाथ में पकड़े पिस्टल को देखकर चमकी थी। एक बार मुझे भी चलाने दो ना बसीर। बसीर खानजादा उसे कोई जवाब देता कि जरीश खानजादी ने इसके हाथ में पकड़े पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए इल्तिजाई नज़रों से इसकी तरफ देखा था। वो इस वक्त बसीर खानजादा को इस कदर क्यूट लगी थी कि बसीर खानजादा उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया था और बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाकर इसके हाथ में पिस्टल थमाई थी। कैसे चलाते हैं ये तो बताओ, मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ पिस्टल चलाने में जो बस हाथ में थमा दी। पिस्टल के भारी वजन को संभालते हुए जरीश खानजादी ने बुखलाकर बसीर से कहा था। बसीर खानजादा ने इसकी पीठ अपनी तरफ मोड़ी, इसकी पीठ को अपनी सीने से लगाते हुए अपना एक हाथ इसके पेट के गिर्द सांप की मान लपेटा और दूसरा हाथ इसके हाथ में थामे पिस्टल पर रखकर आसमान की तरफ रुख किया और साथ ही 2 फायर किए थे। बसीर खानजादा ने फायर करने के बाद जरीश की तरफ देखा
जो खुशी खुशी से बस नाचने के दर पर थी कि उसने पिस्टल हाथ में पकड़कर फायर की है। सारे ही लॉन में खड़े लड़कियों ने जरीश खानजादी की तरफ देखा था, जो हमेशा लड़कों की तरह हरकतें कर कर सारी ही लड़कियों को हैरान कर देती थी। ये